उत्तराखंड में जल्द ही लाई जाएगी महिला नीति। महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य से महिला नीति लाने की योजना सीएम धामी कर चुके हैं महिला नीति की घोषणा। देहरादून में 3 दिवसीय गढ़ कौथिग का हुआ समापन। कार्यक्रम का शुभारंभ तीरथ सिंह रावत ने किया। दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। सिडनी में 69वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन का आयोजन। सम्मेलन में नरेश बंसल ने कई विषयों पर विचार व्यक्त किए। कहा, महिलाओं के लिए कई योजनाएं की जा रही है संचालित। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए तैयारियां तेज। सभी दलों के प्रत्याशी चुनाव प्रचार में जुटे। चुनाव में मुख्य रूप से बीजेपी और कांग्रेस के बीच मुकाबला। उत्तराखंड में 12 नवंबर को मनाया जाएगा इगास पर्व। उत्तराखंड का लोक पर्व है इगास पर्व। मधु भट्ट ने 12 नवंबर को मनाए जाने वाले पर्व के बारे में दी जानकारी। उत्तराखंड क्रांति दल के संरक्षक त्रिवेंद्र सिंह रावत मसूरी पहुंचे। मसूरी में त्रिवेंद्र सिंह रावत ने की प्रेस वार्ता। कहा, उत्तराखंड क्रांति दल पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। एम्स ऋषिकेश में पिछले 2 दिनों से सर्वर ठप होने के कारण सैकड़ों मरीज बुरी तरह से परेशान। मसूरी में नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी पर फूटा लोगों का गुस्सा। पुलिस की गाड़ी को घेरकर आरोपी को पीटने की कोशिश। और बेरीनाग में अवैध मस्जिद के विरोध में आक्रोशित जनता रैली निकालकर अवैध मस्जिद को हटाने की मांग। सरकार की लैंड जिहाद की कार्रवाई से जनता नाखुश। नमस्कार, आप देख रहे सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए आपको सीधे लेकर चलते हैं झारखंड के भवनाथपुर, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे, सीधे आपको सुनवाते हैं। आरजेडी कर पाती क्या? क्या इनसे उम्मीद थी क्या? क्या अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण ये लोग कर पाते क्या? बहनों और भाइयों, ये लोग तो सुरक्षा के लिए खतरा है। ये गरीबों का लूटते हैं। ये 3 परिवार हैं, एक रांची में बैठता है, एक पटना में बैठता है और एक दिल्ली में बैठता है। इन तीनों का अपने परिवार के बाहर कोई भी विकास की सोच नहीं है। न नौजवानों के लिए नौकरी की, न रोजगार की, न किसानों के सम्मान की, न बहन बेटी की सुरक्षा की, न व्यापारियों की सुरक्षा की इन्हें चिंता नहीं है। और इसीलिए तो सत्ता इनके लिए लूट खसोट का जरिया बनती है। झारखंड में माफिया पनप रहे हैं। भू माफिया, खनन माफिया, वन माफिया, पशु माफिया। और यहां पर इन्होंने झारखंड को एक धर्मशाला बना करके बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमानों को यहां पर अराजकता फैलाने की पूरी छूट दे रखी है। बहनों और भाइयों, आपके बगल में उत्तर प्रदेश है, जाकर के देखिए, कोई सुरक्षा में सेंध नहीं लगाएगा। अगर लगाया उसने, मालूम है उसने अगर सुरक्षा में सेंध लगाया, अगर किसी बेटी और बहन की इज्जत पर हाथ डालने का कार्य किया, किसी पर्व और त्योहार में व्यवधान डालने का काम किया, तो सीधे टिकट कटता है यमराज के घर जाने का। तब केवल राम नाम सत्य है की ही यात्रा निकलती है। और इसीलिए बहनों और भाइयों, मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, ये सुरक्षा हो या सम्मान, समृद्धि हो या सुशासन, ये केवल भाजपा दे सकती है। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड के लिए कहा है
कि भारतीय जनता पार्टी यहां पर सत्ता में आएगी तो यहां पर उन्होंने कहा है कि 23 नवंबर के बाद भारतीय जनता पार्टी ने कहा है गोगो दीदी योजना लागू होगी। हर महिला के खाते में हर महीने 2100 रुपये प्राप्त होंगे। लक्ष्मी जोहार योजना में हर एक उपभोक्ता को 500 रुपये में भरा हुआ सिलेंडर देंगे और वर्ष में 2 बार फ्री में सिलेंडर की सुविधा होली और दीपावली में भी उपलब्ध करवाएंगे। ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट नौजवान को हर महीने। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं उत्तराखंड खबरों की, जहां पर उत्तराखंड सरकार महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य से बहुत जल्द ही महिला नीति लाने जा रही है और राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर इसकी घोषणा की। वहीं उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी ने सरकार ने प्रयासों को सराहना की है। उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में महिलाओं को आगे बढ़ाना बेहद जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में कार्य कर रहे हैं। ऐसे में देश की आधी आबादी के कारण महिलाओं का आगे बढ़ना जरूरी है। तो देखिए उत्तराखंड में जल्द ही महिला नीति लाई जाएगी, जहां महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य से महिला नीति लाने की योजना जो है वो बनाई जा रही है और महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए ये बेहद जो नीति है वो ज़रूरी है। सीएम धामी भी महिला नीति की घोषणा कर चुके हैं। समय आ गया है कि अब हम इन चीज़ों को लेकर आए। समाज में इस तरह की बात चर्चा हो रही है। बहनें आगे बढ़ रही हैं और मेरिट पे बढ़ रही हैं। देखिए रिजर्वेशन बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरिटोरियस विमेन ऊपर आ रही हैं, आगे बढ़ रही हैं। और ये भी देखने में आया कि जब उनको ये मौका दिया जाता है तो वो उस मौके का पूरा फायदा उठाती हैं और प्रयास करती हैं कि अच्छे से अच्छा कार्य हो। हर तरह से महिला को सशक्त करना ही पड़ेगा। 50% हम इस देश में कहते हैं कि महिलाएं हैं। तो अगर देश को विकसित होना है तो बैलेंस बना के विकसित होना पड़ेगा। अगर हम स्क्यूड बैलेंस हो कि एक पक्ष ऊपर उठ रहा है और एक नहीं उठ रहा है, तो आप 2047 में जो सपना देख रहे हैं आदरणीय प्रधानमंत्री, हम वो सपने पे कैसे पहुंचेंगे। इसलिए मुझे बहुत खुशी है अगर नीति आ रही है, और मैं बधाई भी दूंगी मुख्यमंत्री जी को कि उन्होंने इतना बढ़िया सोच रखी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। गढ़वाल भ्रात मंडल संस्था द्वारा पिपलेश्वर महादेव मंदिर क्लेमेंट टाउन में आयोजित 3 दिवसीय गढ़ कौथी का रंगारंग समापन हो गया। रविवार दोपहर कार्यक्रम का शुभारंभ पूर्व मुख्यमंत्री और सांसद तीरथ सिंह रावत ने किया है। आपको बताते चले कि तीरथ सिंह रावत ने दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। इस दौरान संस्था की महिलाओं और पदाधिकारियों के द्वारा उनका फूल मालाओं और ढोल नगाड़ों के साथ उनका भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री और सांसद तीरथ सिंह रावत ने गढ़ कौथिक मेले के सफल आयोजन के लिए संस्था को बधाई दी और शुभकामनाएं भी दी। तो देहरादून में 3 दिवसीय गढ़ कौथिक का समापन हो गया, जहां पर कार्यक्रम का शुभारंभ जो है तीरथ सिंह रावत ने किया है। उन्होंने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। तीरथ सिंह रावत का यहाँ पर जो लोग हैं, जो पदाधिकारी हैं, उनका भव्य स्वागत किया गया। पहली बात तो यह है कि ये गढ़ कौथिक और एक क्लेमेंट टाउन, मैं यहाँ की टीम को, जो यहाँ के संरक्षण मंडल है, जो यहाँ के वर्तमान टीम है, उन सबको मैं बधाई देना चाहता हूँ हृदय से, इसलिए कि नियमितता इस कार्यक्रम में है। 12-13 सालों से चल रहा है और अच्छे कलाकारों मंच पे ला रहे हैं। स्थानीय कलाकार जो इसी क्षेत्र के हैं, उनको प्रोत्साहित करना, उनका उत्साहवर्धन करना, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है।
और अपना जो मूल है उसको इन्होंने जिंदा रखा है। अपना खान पान, अपना रहन सहन, अपना पहनाव, ये सारा जो है इस कार्यक्रम के माध्यम से देखने को मिला है। तो आने वाली जो पीढ़ी होगी हमारी, वो भी ये सीखेगा कि आखिर हम पहले कैसे थे, कैसे रहते थे, कैसे खाते थे और कहाँ थे। सबसे पहले तो मैम मैं सम्मानित पत्रकारों का इस मेले में स्वागत करता हूँ। ये आयोजन ही गढ़कौथिक हमारा जो है, ये यहाँ की संस्कृति और सभ्यता को बरकरार रखने के लिए, उसके प्रचलन को जो समाप्ति पे है उसको उजागर करने के लिए हमने ये किया। इसमें हमारे मुख्य आर्टिस्ट जितने भी हैं सब लोकल हैं, बच्चे हैं स्कूलों के, महिलाएं हमारे अपने मोहल्ले की महिलाओं के द्वारा और समितियों की महिलाओं के द्वारा है, और गढ़वाली उत्पाद जो है वो सब हमारे अपने प्रोडक्ट है। उसी के आधार पर ये सारा गढ़कौथिक आयोजित किया जाता है कि हमारी विलुप्त संस्कृति उजागर हो और सारे प्रदेश के साथ साथ हमारी राजधानी में और विदेशों तक जाए। वैसे पहुंच चुकी है, बहुत खुशी की बात है कि हमारा उत्तराखंड पूरे विदेशों में भी छा चुका है। इसका हमें बड़ा नाज है। जो गढ़वाली उपेक्षित हुआ करते थे, जो गढ़वाल उपेक्षित हुआ करता था, वो हमारी संस्कृति और सभ्यता के नाम से अब दूर दराज क्षेत्रों में भी जाना पहचानने लग गया है। तो सिडनी में आयोजित 67वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कई विषयों पर विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा, मोदी सरकार में भारत ने हर क्षेत्र में सर्वांगीण विकास किया है। भारत में महिलाएं सुरक्षित है और मानव तस्करी पर भारत में रोकथाम के प्रयास जारी हैं। महिलाओं के लिए कई योजनाएं संचालित की जा रही हैं। मोदी के नेतृत्व में देश विकसित भारत बनने की ओर अग्रसर है। उन्होंने कहा कि महिलाओं की भागीदारी से अनेक योजनाएं संचालित की जा रही है और केंद्र की सरकार महिलाओं के प्रति सभी प्रकार के भेदभाव और हिंसा को समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। सभी धर्मों को उचित सम्मान है। नव भारत निर्माण हो रहा है, जिसे निश्चित रूप से 2047 तक विकसित बनाने का संकल्प प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है, जिसमें संपूर्ण भारतवासी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। भारत में लोकतंत्र कायम है और पूर्ण रूप से भारतीय संविधान के तहत भारत सरकार द्वारा नेशन फर्स्ट और एकात्मक मानववाद पर देश चलाया जा रहा है। तो चलिए अब खबरों में बात कर लेते हैं केदारनाथ की, जहां केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए 20 नवंबर को मतदान होना है। सभी दलों के प्रत्याशी चुनाव प्रचार में जुटे हैं। माना जा रहा है कि इस चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के बीच मुख्य मुकाबला है। दोनों दलों की ओर से अपनी अपनी जीत के दावे भी किया जा रहा है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र में पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता, पूर्व मुख्यमंत्री, सांसद और प्रदेश के मंत्रियों को जिम्मेदारी सौंप दी गई है। सभी लोग क्षेत्र में जाकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि केदारनाथ क्षेत्र में कांग्रेस का कोई जनाधार नहीं है और कांग्रेस के पास चुनाव प्रचार करने के लिए कोई भी मुद्दा नहीं है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने यह भी कहा कि प्रवासी उत्तराखंडियों को भी बीजेपी इस चुनाव से जोड़ने का प्रयास कर रही है। प्रवासी सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है और इसके साथ ही साथ कई अन्य कार्यक्रम भी किए जा रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी प्रत्याशी की भारी मतों से जीत होगी। तो देखिए खबर देहरादून से है, जहां पर उपचुनाव जो है वो 20 नवंबर को होने वाले हैं, जिसको लेके सभी दल जो है, सभी प्रत्याशी जो हैं वो चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। चुनाव में मुख्य रूप से बीजेपी और कांग्रेस के बीच यहां मुकाबला है और कांग्रेस के पास चुनाव प्रचार करने के लिए कोई मुद्दा नहीं है। ये बीजेपी के तरफ से ये आरोप लगाए जा रहे हैं और केदारनाथ क्षेत्र में कांग्रेस का कोई जनाधार भी नहीं है। तो ये तमाम आरोप जो है ये बीजेपी की तरफ से लगाए जा रहे हैं। बीजेपी की तरफ से ये दावा भी किया जा रहा है कि केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव जो है वो बीजेपी यहाँ पर बहुमत से जीत हासिल करेगी। कांग्रेस के लोग तो बिना मुद्दों के केवल खाना पूर्ति कर रहे हैं, ना तो उनका आधार है ना जो वहाँ कोई उनका जनाधार है। भारतीय जनता पार्टी ने अपना चुनाव प्रचार पिछले 2.5 महीने से लगातार हमारा वहाँ गति पकड़े हुए है। हमारा जो चुनाव प्रबंधन की टोली उस काम में लगी हुई है। प्रत्याशी का भ्रमण रात दिन चल रहा है और कल से 12 तारीख से लेकर लगातार 18 तारीख तक मेरा भी अनेकों गाँव में जाना होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी 12 तारीख को हमारा वहाँ पर हमने अनुसूचित जाति का एक बड़ा सम्मेलन करने का निश्चय किया है। उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी की सहभागिता रहेगी। उसके बाद महिलाओं का सम्मेलन और हमारे जो पूर्व सैनिक है इनके सम्मेलन की कड़ी हमने बनाई हुई है।
हमारे जो हमने अलग अलग विधानसभाओं में उस विधानसभा के मंडलों में जिन मंत्रियों को लगाया गया था, वो सब मंत्री अपने काम में लगे हुए हैं। इस बीच हमारे सारे सांसद पूर्व मुख्यमंत्रियों के कार्यक्रम की रचना में बनाई है, जो गांव-गांव जाकर इन एक सप्ताह के अंदर 18 तारीख तक के प्रचार तक के लिए सब लोग काम करने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है। ये राज्य अपनी सांस्कृतिक विरासत के लिए भी एक अलग पहचान रखता है। यहाँ पर बड़े ही धूमधाम से लोग यहाँ के पर्व त्योहार को मनाते हैं और इगास भी यहाँ एक लोक पर्व है जो 12 नवंबर को मनाया जाएगा। इसको लेकर लोक साहित्य एवं संस्कृति कला परिषद के उपाध्यक्ष मधु भट्ट ने इस पर्व की विशेषता को बताते हुए कहा कि इस पर्व के अवसर पर ब्लॉक और पंचायत स्तर पर संस्कृति विभाग के द्वारा कई कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। तो इगास पर्व को लेकर उत्तराखंड में आयोजन किया जा रहा है, जहां उत्तराखंड में 12 नवंबर को इगास पर्व मनाया जाएगा। इसको लेकर मधु भट्ट ने पर्व के बारे में जानकारी दी। साथ ही साथ उत्तराखंड अपनी सांस्कृतिक विरासत के लिए भी एक पहचान रखता है। देखिए, इगास हमारा बहुत ही एक लोक पर्व है और इगास को लेकर संस्कृति विभाग के माध्यम से जगह जगह हमारे जो है मेले लगते हैं और उस जो हमारा खान पान होता है अरसे रोटाना, यहाँ की जो पहाड़ी शैली में लोग अपने गांव की तरफ जाते हैं और गांव में जो हमारे जो मैं कहूँगी ये जो चीड़ की लकड़ी से छिल्ले बनाते, छिल्ले से और फैलो खेलने का जो प्रचलन है, सब लोग गांव वाले इकट्ठे होकर रात्रि के समय में जो बुरी शक्तियाँ होती हैं वो दूर भागती हैं और बहुत ही हर्षोल्लास के साथ उस त्योहार को मनाते हैं। और संस्कृति विभाग ने जितनी भी हमारी जो टीमें हैं जो सांस्कृतिक कार्यक्रम देती हैं, उन टीमों को जगह जगह स्थान स्थान पर उनको भेजा जा रहा है और अनेकों आयोजन हर उस पर जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर जो है वो कार्यक्रम जो है आयोजन जो है वो किया जा रहा है। तो उत्तराखंड में पहली बार बन रही योग नीति पर मंथन शुरू हो गया है। नीति के तहत योग केंद्रों के अनिवार्य रजिस्ट्रेशन के साथ प्रोत्साहन की भी प्रावधान किया जाएगा। आखिर कैसा होगा योग नीति का स्वरूप, इसी पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। उत्तराखंड राज्य में दिसंबर माह में आयोजित होने जा रही अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन की तैयारियां जोरों शोरों से की जा रही है। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि इस सम्मेलन में पहले राज्य की पहली योग पॉलिसी लागू हो सकती है। दरअसल साल 2023 से ही आयुष विभाग प्रदेश के लिए योग नीति तैयार करने पर काम कर रहा है। हालांकि आयुष विभाग ने योग नीति का मसौदा तैयार कर शासन को अध्ययन के लिए भी भेज दिया है। मुख्य रूप से इस योग पॉलिसी में प्रदेश की योग संबंधित विधाओं को बढ़ाने पर विशेष जोर दिया गया है। ऐसे में योग पॉलिसी को जल्द से जल्द धरातल पर उतारने के लिए सभी संभव प्रयास किए जा रहे हैं। इस योग नीति में कई खास प्रावधान किए गए हैं। राज्य में योग और आयुर्वेद को लेकर काफ़ी संभावनाएं परिलक्षित हो रही हैं और योग और आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए उसके जो भी संस्थान कार्य करते हैं उसमें एक रूपता लाने के लिए और क्वालिटी संस्थानों के माध्यम से योग आधारित जो भी प्रशिक्षण है और जो अभ्यास है उसको और सुदृढ़ बनाने के लिए राज्य में योग नीति के ऊपर कार्य किया जा रहा है। अभी ड्राफ्ट के जो बिंदु होते हैं उन पर चर्चा की जा रही है और मैकेंजी संस्था के साथ भी इस संबंध में उनकी मदद सहयोग लिया जा रहा है। शीघ्र ही एक ड्राफ्ट जैसे तैयार हो जाएगा, इसको सक्षम स्तर पर अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाए। राज्य में जितना भी पर्यटन स्थल विकसित हो रहे हैं उसके आसपास विशेष रूप से योग और आयुर्वेद को भी हम चाहते हैं कि उनके माध्यम से उसके संस्थान विकसित हो और वेलनेस सेक्टर में भी काफ़ी संभावनाएं अभी प्रदर्शित हो रही हैं। इसी को दृष्टिगत रखते हुए योग के जो भी मानक होते हैं उनको सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से जो शिक्षण संस्थान उसमें स्थापित होंगे उसमें एक रूपता लाने के लिए और सामान्य जन को रोजगार की दृष्टि से योग का प्रयोग करने के लिए हम प्रोत्साहित करने का उसमें एक प्रमुख उद्देश्य शामिल होगा। उसी के दृष्टिगत योग नीति जो है कार्य करेगी, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। गौरतलब है कि उत्तराखंड के ऋषिकेश को योग की जननी माना जाता है। इसके साथ ही योग नगरी ऋषिकेश को विश्व की योग राजधानी का दर्जा भी दिया गया है। ऐसे में जहां एक और उत्तराखंड सरकार प्रदेश को आयुष हब के रूप में विकसित करना चाहती है, तो वहीं सरकार योग पॉलिसी भी तैयार कर रही है।
ताकि योग के जरिए न सिर्फ लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया जा सके, बल्कि योग केंद्रों को भी प्रदेश में बढ़ावा दिया जा सके। ऐसे में आयुष विभाग ने योग पॉलिसी तैयार की है, जिसका शासन स्तर पर परीक्षण चल रहा है। ऐसे में शासन स्तर से सहमति मिलने और वित्त विभाग की मंजूरी के बाद योग पॉलिसी को लागू कर दिया जाएगा। बता दें कि आयुष विभाग साल 2023 से योग नीति तैयार कर रहा है। योग नीति तैयार करने के लिए विभाग ने आयुर्वेद विशेषज्ञों के साथ ही तमाम हितधारकों से भी सुझाव मांगे थे। ऐसे में योग नीति का ड्राफ्ट तैयार करने के बाद विभाग ने वित्त विभाग को प्रस्ताव सौंप दिया था, लेकिन वित्त विभाग ने नीति में किए गए कुछ प्रावधानों पर आपत्ति जताते हुए दोबारा प्रस्ताव मांगा था। ऐसे में विभाग ने योग नीति प्रस्ताव में संशोधन कर शासन को भेज दिया है, जिस पर मंथन किया जा रहा है। योग नीति में योग, नेचुरोपैथी, अध्यात्मक के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा। इसके अलावा योग पॉलिसी आने के बाद प्रदेश में मौजूदा सभी योग केंद्रों का रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा। साथ ही केंद्र सरकार के योग सर्टिफिकेशन बोर्ड से तमाम योग कोर्स करने पर फीस की प्रतिपूर्ति की व्यवस्था भी नीति में की जाएगी। वहीं योग नीति के स्वरूप पर ज्यादा जानकारी देते हुए अपर सचिव आयुष डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे ने बताया कि प्रदेश में योग और आयुर्वेद के क्षेत्र में काफी अधिक संभावना है, लिहाजा योग और आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए जो भी संस्थाएं काम कर रही हैं, उसमें एक रूपता लाने, योग के ट्रेनिंग को बेहतर करने के लिए योग नीति पर काम किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि योग नीति संबंधित जो ड्राफ्ट तैयार किया गया है, उस पर मंथन किया जा रहा है। ऐसे में योग नीति का ड्राफ्ट तैयार होने के बाद अनुमति के लिए शासन में प्रस्तुत किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश के जो पर्यटन स्थल और जो नए पर्यटन स्थल विकसित हो रहे हैं, उसके आसपास योग और आयुर्वेद को भी विकसित किया जाए। इसके साथ ही वेलनेस के क्षेत्र में भी संभावनाएं बढ़ती ही जा रही हैं, जिसको देखते हुए योग से संबंधित मानक को बेहतर करने, योग संबंधित शिक्षण संस्थानों में एक रूपता लाने, रोजगार के लिहाज से आम जनता को योग के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए सहित तमाम महत्वपूर्ण बिंदुओं को योग नीति में समाहित किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि योग नीति तैयार होने के बाद योग शिक्षण संस्थानों के एक रूपता लाने के साथ ही संस्थानों को व्यवस्थित करने का काम भी किया जाएगा। इसके साथ ही योग शिक्षण संस्थान खोलने के लिए करीब 20 लाख रुपए तक के प्रोत्साहन राशि का प्रावधान, संस्थानों के मानकीकरण का प्रावधान किया जाएगा। इसके अलावा जो विदेश व्यक्ति योग को अपनाना चाहते हैं और प्रदेश में प्रशिक्षण लेना चाहते हैं, उनको आसानी से प्रशिक्षण मिल सके, इसका भी प्रावधान योग नीति में किया जाएगा। योग का नीति जब तैयार हो जाएगी तो इसमें संस्थानों का एक रूपता के साथ साथ में उनका सुदृढ़ीकरण का कार्य भी किया जाएगा। उसमें प्रोत्साहन के लिए भी प्राविधान किया जाएगा और जो भी उसमें आवश्यक संसाधन होंगे उसमें मानकीकरण करने का भी प्राविधान होगा। मुझे पूरा उम्मीद है कि विदेशी जो भी व्यक्ति योग को अपनाना चाहते हैं और उसके माध्यम से राज्य में आकर प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहते हैं, उसमें सरलता और सुगमता लाने के लिए भी योग नीति सफल हो सकती है। बता दें कि योग नीति के अस्तित्व में आने से न सिर्फ आयुर्वेद और योग प्रशिक्षकों को इसका लाभ मिलेगा, बल्कि योग नीति के अस्तित्व में आने से उत्तराखंड की युवाओं को रोजगार के अवसर भी प्राप्त हो सकेंगे। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि शासकीय प्रतिक्रिया के बाद जल्द ही योग नीति अस्तित्व में आ जाएगी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।